हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इस सेशन में हम लोग कोहॉर्ट स्टडी को डिकोड करेंगे, डिटेल में समझेंगे और आर आर ए आर पी ए आर ये क्या होता है, इनके फॉर्मूले क्या है वो भी लाइफ लॉन्ग याद रखें। ऐसा तरीका यूज करेंगे, ऐसे कंसेप्ट बनाएंगे। तो देखो, कोहॉर्ट एक सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी ऐसे लोगों का समूह जो एक दूसरे से कुछ सिमिलैरिटी रखता हो, वो कोहॉर्ट कहलाता है। और कोहॉर्ट स्टडी, जैसे आप भी एक कोहॉर्ट हो। आप कोई कोचिंग में पढ़ रहे होगे या घर पे पढ़ाई कर रहे होगे किसी ऐप के थ्रू, या किसी कॉलेज में पढ़ रहे होगे। तो कॉलेज वाले, कोचिंग वाले या ऐप वाले आपके रिजल्ट को 6 महीने 1 साल बाद कंपेयर करके बताएंगे कि हमारी कोचिंग बेहतर है या हमारा कॉलेज बेहतर है, क्योंकि हमारा रिजल्ट मान लो 80% था और बाकी का रिजल्ट 40% था। तो आपके ऊपर भी एक कोहॉर्ट स्टडी अभी चल रही है। ओके, तो करते क्या है हम कोहॉर्ट स्टडी में? सबसे पहले तो हम वो जनता को डिफाइन करते हैं जहां से हमें 2 ग्रुप लेना है, और उस जनता में से हम 2 ग्रुप कौन से लेते हैं? एक वो जो एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब है वो ग्रुप जिसमें कारण मौजूद है, बीमारी का रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है। और दूसरा लेते हैं नॉन एक्सपोज्ड। नॉन एक्सपोज्ड वो हैं जिसमें कारण एब्सेंट है, नहीं है, रिस्क फैक्टर मौजूद नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं, इनको फ्यूचर में आगे जाके देखते हैं कि किस वाले ग्रुप में बीमारी ज्यादा हुई, कितनी ज्यादा हुई, ये कंपेयर करते हैं। तो कोहॉर्ट में हम फ्यूचर में जाते हैं, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड प्रोस्पेक्टिव फॉलो अप स्टडी कहते हैं। ओके, आओ एक एग्जांपल से समझते हैं कोहॉर्ट स्टडी को बेहतर। एक एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं कि मान लो मैं गौतम नगर में गया, एमबीबीएस के स्टूडेंट तैयारी करने के लिए उस एरिया में रहते हैं, और मैंने वहां जाकर के एक पॉपुलेशन डिफाइन कर दिया कि मुझे तैयारी करने वाले एमबीबीएस के स्टूडेंट चाहिए जिनकी एज ग्रुप 20 से 35 साल के बीच में हो। अब पॉपुलेशन डिफाइन करने के बाद मैंने मान लो 100 ले लिया उनको जो दरुए स्टूडेंट हैं, और 100 ले लिया उनको जो दारू को हाथ भी नहीं लगाते। अल्कोहलिक को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अल्कोहलिक वो होंगे जो हफ्ते में 5 दिन या उससे ज्यादा पीते हैं, वो अल्कोहलिक हो जाएंगे। और फिर 100 इधर वो ले लिए जो नॉन अल्कोहलिक हैं, जो दारू को नहीं छूते हैं और सीधे मुंह से भी नहीं लगाते हैं, नहीं पीते भी नहीं है। ओके, अब इन दोनों ग्रुप को हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर में जाके फॉलो अप करके 5 साल बाद इनसे पूछेंगे कि क्या क्या अंतर आया दोनों ग्रुप में, दारू पीने और नॉन पीने वाले ग्रुप में। तो हमने क्या किया, फॉलो अप किया। कितने साल तक के लिए? 5 साल तक हम इनसे फोन पे इंफॉर्मेशन लेते रहे कि क्या क्या हो रहा है। तो क्या लगता है क्या अंतर आएगा दोनों ग्रुप में? एक तो अंतर यह आएगा कि दारू पीने वालों में एक्सीडेंट का चांस ज्यादा होगा। मान लो इसमें से 5 साल में 60 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, छोटा बड़ा मिला के, तो कितना एक्सीडेंट नॉन दरुओं में होगा? इसमें कमी होगा ना, 20 मान लो इधर हो गया एक्सीडेंट। ओके, क्योंकि इनको भी कोई तो आके ठोकेगा। ये पिए हुए वाले किसी को तो ठोकेंगे, तो ये उधर 20 नॉन पिए वालों को ठोक दिया। अब दूसरा चीज क्या हो सकता है, कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। मान लो इनके बीच के हम डांस की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर रहे हैं कि कितनी बार आपने डांस किया, मान लो ऐसा करके, या कितनी बार आपने मोर देन 2 आवर डांस किया, 2 घंटे से ज्यादा कितनी बार डांस किया, और इधर भी मोर देन 2 आवर डांस। तो कौन ज्यादा डांस करेगा, क्या लगता है आपको? है ना, यूजुअली बच्चे बोलते हैं कि दारू पीने वाले ज्यादा डांस करेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे अपना टाइम याद है, जब मैं नहीं पिया करता था तब ज्यादा डांस करता था। तो मान लो इधर डांस 50 लोगों ने कर दिया और इधर भी डांस 50-40 लोगों ने कर दिया। ठीक है, अब तीसरा है, कुछ और ले सकते हैं हम लोग। मान लो इनमें दारू पीने से एक और प्रॉब्लम होती है गैस की, तो हमने तीसरा फैक्टर मान लो गैस्ट्राइटिस ले लिया, गैस ले लिया। गैस की प्रॉब्लम या गैस्ट्राइटिस, रिफ्लक्स कितनों में है? इधर निकल के आ गया 50 में, और दूसरे वालों में गैस निकल के आ गया मान लो 30 में। ओके, तो ये स्टडी में हम कोहॉर्ट में, याद रखना, मल्टीपल आउटकम्स मिलते हैं। कारण एक होता है, परिणाम कई सारे होते हैं, है ना। और केस कंट्रोल में उल्टा होता था, परिणाम एक था, उसके कारण कई सारे थे। ओके, तो अब इस डेटा को लेकर के हम रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क और पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क समझेंगे कि क्या होता है,
किसी भी एक डेटा को ले लो, मान लो आप एक्सीडेंट के डेटा को ले लिए, इधर 60 एक्सीडेंट हो रहा है, इधर 20 एक्सीडेंट हो रहा है। अब इस डेटा के हेल्प से हम एक 2x2 टेबल बना के इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। इस 2x2 टेबल में एक्सीडेंट कितनों का हो रहा है, पहले अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक हमने दो ग्रुप लिया था, है ना। एक ग्रुप अल्कोहलिक कहने का क्या मतलब है, वो लोग जो एक्सपोज्ड हैं, जिनमें कारण है एक्सीडेंट का। और कितने दरुओं का एक्सीडेंट हो गया था, 60 दरुओं का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन एक्सीडेंट नॉन अल्कोहलिक का भी हुआ था, जिनमें कारण नहीं है, नॉन एक्सपोज्ड है, उनमें भी हुआ था। उनमें कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, 20 का। यूजुअली जब हम 2x2 टेबल बनाते हैं, बीमारी को ऊपर लिख देते हैं, कारण को लेफ्ट साइड में। तो आपने देखा था कि स्टडी में दरुए भी 100 थे, नॉन दरुए भी 100 थे, यानी A+B भी 100 था और C+D भी 100 था। तो इसमें से 100 में से 60 चला गया, कितना बच गया, 40। 100 में से 20 चला गया, कितना बच गया, 80। तो ये एक 2x2 टेबल बन के आ गया। अब इसके हेल्प से हम पहली चीज जो पता लगा सकते हैं वो है रिलेटिव रिस्क या रिस्क रेशियो। ये क्या होता है, इसका सीधा मतलब है, रिलेटिव रिस्क का मतलब कि जो लोग एक्सपोज्ड थे, एक्सपोज्ड यानी जिनमें कारण था, उसमें से नए केस एक्सीडेंट के कितने हुए, नए केस बीमारी कितनी हुई। और इसको हम कंपेयर करते हैं जो लोग नॉन एक्सपोज हैं, नॉन दरुए हैं, उसमें से एक्सीडेंट के कितने केस हुए। और आप देख सकते हो कि जो लोग दारू नहीं पी रहे हैं उसमें 20 एक्सीडेंट हुए, और जो दारू पी रहे हैं उसमें 60 एक्सीडेंट हुए। यानी एक्सीडेंट होने का रिस्क दारू पीने वालों में 3 गुना ज्यादा है। 60/20 यानी आप समझ सकते हो सीधा सीधा कि दारू वालों में एक्सीडेंट 3 गुना ज्यादा होगा। ओके, यही है रिलेटिव रिस्क, कि दारू पीने से एक्सीडेंट का रिस्क कितना गुना ज्यादा होगा। तो 3 गुना ज्यादा चांस है कि आप ठोकोगे गाड़ी, है ना। देखो, इसको हर बार इतना सिंपली हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कई बार ये A+B और C+D बराबर नहीं होता है। तब हमें बड़े फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। वो क्या है, वो देखो, इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज लिखा है। एक्सपोज कौन कौन है, देखो ऊपर भी मैंने एक बार और लिख चुका था, पहले भी दोबारा लिख रहा हूं। एक्सपोज्ड है A+B, और A+B में से कितनों का एक्सीडेंट हुआ, A+B में से एक्सीडेंट केवल A का हुआ है, तो A/A+B को हम लिखेंगे इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड। अब देखो, इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन नॉन एक्सपोज्ड, नॉन एक्सपोज यानी जो दरुए नहीं है, वो कौन कौन है, C और D। और C+D में से कितनों का एक्सीडेंट हो रहा है, C+D में से एक्सीडेंट सिर्फ C का हो रहा है। तो यानी बड़ा फॉर्मूला आएगा A/A+B/C/C+D। अब यहां पर A+B और C+D दोनों देख सकते हो 100-100 है, तो इसीलिए वो दोनों कैंसिल हो जा रहा है, और फाइनल फॉर्मूला आता है A/C। A/C यानी 60/20, और ये आएगा 3। तो 3 आने का मतलब है कि रिस्क ऑफ एक्सीडेंट दरुए लोगों में 3 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन दरुओं में। ओके, अब इसी में दूसरा एक कंसेप्ट आता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। देखो, एट्रीब्यूटेबल रिस्क को सीधे सीधे समझा जाए तो ये हमें ये बताता है कि दरुए लोगों में कितना % एक्सीडेंट दारू की वजह से हुआ। आप उस डेटा पे जाओ और सोच के देखो कि कितना एक्सीडेंट दारू की वजह से हुआ है। देखो, जो अल्कोहलिक थे उसमें कितना एक्सीडेंट हुआ था, 60, और जो नॉन अल्कोहलिक थे उनमें कितना एक्सीडेंट हुआ है, 20। अब आप सोच के बताओ कितना एक्सीडेंट दारू की वजह से हुआ। नहीं, 60 एक्सीडेंट दारू की वजह से नहीं हुए, क्योंकि 20 एक्सीडेंट तो उन लोगों में भी हो जा रहा है जो नहीं पिए हैं, 20 तो किसी में भी हो जा रहा है। तो दारू की वजह से कितना हुआ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दरुए में जो एक्सीडेंट हुआ है उसको माइनस करना पड़ेगा नॉन दरुओं में जो एक्सीडेंट हुआ है उससे। यानी 60 एक्सीडेंट दारू वालों में हुआ, 20 एक्सीडेंट बिना पिए वाले में भी हो गया। तो दारू की वजह से कितना हुआ,
60 माइनस 20 यानी 40 एक्सीडेंट दारू की वजह से हुए हैं, 20 तो वैसे भी हो जाते। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क का मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, पहले जो एक्सपोज्ड थे, जो दारू पी रहे थे, उसमें कितना केस हुआ 60, उससे माइनस किया उनको जो दारू नहीं पी रहे थे, नॉन एक्सपोज्ड को। और एट्रीब्यूटेबल रिस्क हमें यह बताता है कि टोटल दारू पीने वालों में से कितना एक्सीडेंट दारू की वजह से हुआ। तो यहां देखो दारू की वजह से कितना एक्सीडेंट हुआ, 60 माइनस 20, 40 एक्सीडेंट दारू की वजह से हुआ। अब ये 40 टोटल दारू पीने वाले के कितने परसेंट हैं, यानी हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा टोटल दारू पीने वालों से, है ना। टोटल दारू पीने वालों में कितना एक्सीडेंट हुआ था, 60 एक्सीडेंट हुआ था 100 में, 60 हुआ था टोटल दारू पीने वालों में एक्सीडेंट, और उसमें से कितना एक्सीडेंट दारू की वजह से हुआ, वो हमने निकाला 60 माइनस 20 यानी 40 एक्सीडेंट दारू की वजह से हुआ। और इसी को हम जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क हो जाता है। करके देखो क्या आएगा, 40/60 इंटू 100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 100, और 2/3 इंटू 100 का मतलब है 66%। यानी दरुओं में, दारू पीने वाले ग्रुप में टोटल जो एक्सीडेंट हुए थे उसके 66% एक्सीडेंट दारू की वजह से हुए। 20 एक्सीडेंट और कोई वजह से हो सकते हैं, जैसे दारू पीने वाला इंसान मान लो रात में नहीं सोया, तो एक्सीडेंट इस वजह से हो गया कि रात में नहीं सोया, है ना, या रोड खराब थी, तो दारू पीने की वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट इस वजह से हुआ कि रोड खराब थी। तो आप बात को समझ रहे होगे, हो सकता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क हम जब भी लिखते हैं तो इसका मतलब होता है ड्यू टू, कि इसकी वजह से कितना एक्सीडेंट हुआ। जैसे दारू पीने की वजह से कितना हुआ, तो दारू वाले ग्रुप में 60 था, नहीं पीने वालों में 20 था, यानी दारू की वजह से कितना हुआ, 40 एक्सीडेंट। अब हमें यह पता लगाना है कि ये 40 टोटल दरुओं में जितना एक्सीडेंट हुआ उसका कितना परसेंटेज है। तो ये 40 60 का 66% है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 66% एक्सीडेंट इन ए ग्रुप इज ड्यू टू अल्कोहल। दारू की वजह से कितना परसेंट एक्सीडेंट हो रहा है, 66%। अब इसी में INICET ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछ दिया कि ये जो 66% एक्सीडेंट हो रहा है दारू की वजह से, ये किस में है, पूरी जनता में 66% एक्सीडेंट दारू की वजह से हो रहा है, या दारू पीने वालों में, एक्सपोज्ड में 66% एक्सीडेंट दारू की वजह से हो रहा है। तो ये 66% हम पूरी जनता में नहीं निकाल रहे हैं, ये हम दारू पीने वालों में से कितना का एक्सीडेंट दारू की वजह से हुआ है वो निकाल रहे हैं। यानी ये 66% पॉपुलेशन में है या एक्सपोज्ड में, ये 66% है एक्सपोज्ड में, यानी दारू पीने वालों में 66% एक्सीडेंट दारू की वजह से हुआ है। समझ रहे हो बात को। अब तीसरा चीज है पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। आप एक बार दोनों का एक बार डेफिनेशन फॉर्मूला एक बार देखो। एट्रीब्यूटेबल रिस्क का फॉर्मूला क्या हुआ, इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड माइनस नॉन एक्सपोज्ड बाई एक्सपोज्ड, यानी दारू पीने वालों में 60, नहीं पीने वालों में 20, और टोटल एक्सीडेंट 60। तो ये हमें बता देता है कि दारू की वजह से दारू पीने वाले ग्रुप में कितना परसेंट एक्सीडेंट हुआ, जो निकल के आया 66%। और ये ऐसा इसलिए निकल के आया क्योंकि A+B और C+D दारू और नॉन दारू दोनों ग्रुप में 100-100 लोग थे, इसीलिए ये कट के A-C/A इंटू 100 आ गया जो हमने कैलकुलेट किया। लेकिन अगर ये दोनों बराबर नहीं होते तब एट्रीब्यूटेबल रिस्क का एक बड़ा फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता, इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड। कौन कौन लोग दारू पी रहे थे, A+B, उसमें से कितने ठुक गए, A, माइनस इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन नॉन एक्सपोज। नॉन एक्सपोज कौन थे, नीचे वाले दोनों C+D, उसमें से कितनों का एक्सीडेंट हुआ, C का, डिवाइडेड बाय इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड है A+B, उसमें से A ठुक गए, इनटू 100। एक्चुअली एट्रीब्यूटेबल रिस्क का ये बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन यूजुअली A+B और C+D बराबर दे देते हैं, तो जब वो बराबर होंगे तो कट जाएंगे, और कटने के बाद फाइनल फॉर्मूला एट्रीब्यूटेबल रिस्क का A-C/A इंटू 100 आएगा।
और रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला आएगा A/C, जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अब तीसरी और आखिरी चीज हमें समझनी है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क का यह मतलब है कि पूरी पॉपुलेशन में से हम नॉन एक्सपोज्ड को माइनस कर देते हैं, तो हमें यह पता चल जाता है कि पूरी जनता में कितना एक्सीडेंट दारू की वजह से हो रहा है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क हमें क्या बता रहा था कि दारू पीने वालों में कितना एक्सीडेंट दारू की वजह से हो रहा है, और पीएआर हमें यह बताएगा कि पूरी जनता में कितना एक्सीडेंट दारू की वजह से हो रहा है। यानी पीएआर अगर आप लिखना चाहो तो पीएआर को आप ऐसे लिख सकते हो कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क होता है पूरी जनता में कितना केस हुआ, इंसिडेंस इन टोटल पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड। देखो समझो, सीधी सी बात है, पूरी जनता में कितना एक्सीडेंट हुआ था, पूरी जनता में टोटल एक्सीडेंट हुआ था, टोटल एक्सीडेंट पूरी जनता में हुआ था 60 इधर 20 उधर, 80 एक्सीडेंट टोटल जनता में हुआ था। ठीक है, अब कितना एक्सीडेंट उनमें हुआ था जो दारू नहीं पी रहे थे, 20 एक्सीडेंट उनमें हुआ था जो दारू नहीं पी रहे थे। तो ये हमें बता देगा, टोटल माइनस नॉन एक्सपोज करेंगे तो बता देगा कि कितना एक्सीडेंट दारू पीने वालों में हुआ था। कितना हुआ था, 60 हुआ था, वो वैसे भी वहां लिखा हुआ था कि 60 हुआ था। अब हमें यह देखना है कि वो 60 टोटल जनता में जितना एक्सीडेंट हुआ यानी 80, उसका कितना परसेंटेज है। ठीक है, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क। तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क का डिफिनीशन याद करना क्यों आसान है, समझो, जहां जहां पॉपुलेशन वर्ड मैंने यूज किया दो जगह, अगर मैं दोनों जगह पॉपुलेशन को बदल करके लिख दूं एक्सपोज्ड, अगर पॉपुलेशन को बदल के लिख दूं एक्सपोज्ड, तो क्या हो जाएगा, पीएआर का फॉर्मूला एट्रीब्यूटेबल रिस्क का फॉर्मूला बन जाएगा। एआर क्या है, एक्सपोज माइनस नॉन एक्सपोज बाई एक्सपोज्ड, और पीएआर क्या है, टोटल पॉपुलेशन माइनस नॉन एक्सपोज बाई पॉपुलेशन। तो फॉर्मूला दोनों सेम है, उन दोनों में क्या क्या चीज सेम है, नॉन एक्सपोज और 100 दोनों में सेम है। पीएआर में हम पॉपुलेशन लिख देते हैं और एट्रीब्यूटेबल रिस्क में हम ऊपर और नीचे एक्सपोज लिख देते हैं। ठीक है, अब टोटल पॉपुलेशन हमारी थी कितनी, 200, 100 दरुए 100 नॉन दरुए, और इससे हम उनको माइनस कर देंगे जो दारू नहीं पीते हैं। कितने लोग नहीं पी रहे थे, 100 लोग। तो ये हमें बता देगा कि कितना एक्सीडेंट दारू की वजह से हुआ है, और ये हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, पूरी जनता से, कि पूरी जनता में जो 80 एक्सीडेंट हुए 200 में से, उसमें से कितने दारू की वजह से हुए हैं। यही पीएआर है। अब मैं जानता हूं इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए एग्जाम में यूजुअली पीएआर का कैलकुलेशन वो नहीं देते हैं, बट फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। देखो, और एक डिफिनीशन भी क्लियर होगा कि पीएआर का मतलब क्या है। तो सिंपल है, इसमें 200 और 100 में डिनोमिनेटर 200 हो जाएगा क्योंकि वो बड़ा है, तो 200 हो जाएगा डिनोमिनेटर, और 80 माइनस 20 तो करेंगे ही, साथ में 20 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। क्यों, ये पुराना मैथ का ट्रिक है, जब नीचे का 200 करना है तो नीचे ऊपर दोनों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, पुराना मैथ में पढ़ा था 9th में, है ना, तो उस तरह से करते हैं। और ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो आपको पता ही है जब भी कोई नीचे से ऊपर आता है तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो यानी हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 बाई, मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक दूसरे कलर से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 200 बाई 80, और 100 तो अपना है ही है कोने में। इसको सॉल्व करेंगे तो पीएआर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, एक बात तो सिंपल है कि ये 200 और ये 200 कट गया, बचा 80 माइनस 40, यानी ऊपर बच गया 40, नीचे क्या बच गया 80, मल्टीप्लाई किससे हो गया 100 से, तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू 100 यानी 50%। यानी पूरी जनता में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके 50% एक्सीडेंट दारू पीने की वजह से हो रहे हैं।
यानी अगर पूरी जनता दारू पीना छोड़ दे तो एक्सीडेंट 50% कम हो जाएंगे। तो पीएआर हमें क्या बताता है कि अगर लोग ये रिस्की बिहेवियर छोड़ दें तो एक्सीडेंट या बीमारी कितने से कम हो जाएगी। ओके, पीआर क्या बता रहा है? एक्सीडेंट डिक्रीजेस बाय 50%। कब? इफ पॉपुलेशन स्टॉप ड्रिंक एंड ड्राइव, स्टॉप ड्रिंकिंग। अगर जनता पी के गाड़ी चलाना छोड़ दे तो पूरी जनता में कितना कम हो जाएगा? 50%। ये पीएआर बताता है। और एआर क्या बता रहा था? एआर बता रहा था कि दारू पीने वालों में से 66% एक्सीडेंट दारू की वजह से होते। ठीक है, तो एआर का मतलब है वजह से, कि इतना एक्सीडेंट इसकी वजह से हुआ। और पीएआर का मतलब है कि अगर लोग दारू पीना छोड़ दें तो एक्सीडेंट कितना कम होगा। ठीक है, इसलिए पीएआर पॉपुलेशन माइनस नॉन एक्सपोज्ड बाय पॉपुलेशन है और एआर एक्सपोज्ड माइनस नॉन एक्सपोज्ड बाय एक्सपोज्ड है। आई होप ये दोनों फॉर्मूला को आप समझ पा रहे होंगे। और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे तो भी आप बना सकते हैं। एक दो प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे अभी बनाने का। ठीक है, चलो देखो, मान लो आपको उन्होंने एक ऐसा टेबल दिया और ये टेबल आया हुआ भी है अभी जस्ट 1 साल ही पहले। उसमें यहां लिख दिया था इन्होंने 12, यहां लिख दिया 6, इधर लिख दिया 88, इधर लिख दिया 94। ये मान लो कैंसर है, ये इधर वो लोग हैं जिनको कैंसर नहीं है, ये स्मोकिंग है, ये नॉन स्मोकिंग है। तो स्मोकर नॉन स्मोकर दोनों 100-100 हैं। पूछा आपसे था रिलेटिव रिस्क क्या होगा, तो रिलेटिव रिस्क का सीधा फॉर्मूला इस वैसे डिफिनेशन क्या है? इंसिडेंस इन एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड। और एक्चुअल फॉर्मूला तो बहुत बड़ा है जो हमने लिखा था, a बाई ए प्लस बी बाई सी बाई सी प्लस डी। बट यूजुअली a प्लस बी और c प्लस डी बराबर होते हैं। जैसे यहां भी है, देखो a प्लस बी भी 100 है और c प्लस डी भी 100 है, दोनों 100-100 है, तो वो कट जाएगा और फाइनली रिलेटिव रिस्क a बाई सी आएगा। a बाई सी का मतलब 12/6, 12/6 यानी 2। यानी सुट्टा पीने से कैंसर का चांस 2 गुना ज्यादा है। ये रिलेटिव रिस्क बता दिया, सिंपल है। अब एट्रीब्यूटेबल रिस्क अगर इसी क्वेश्चन में आपको निकालने को दे दे तो वो कैसे निकलेगा? a माइनस सी बाई ए इंटू 100 के फॉर्मूला से। यानी a माइनस सी बाई ए इंटू 100 के फॉर्मूला से क्या आएगा? देखो, a है हमारा 12, c है 6 बाई 12 इंटू 100, यानी 6 बाई 12 इंटू 100 यानी 50%। यानी आप ये कह सकते हो कि जो सुट्टे मारने वाले लोग हैं उनमें से 50% एक्सीडेंट क्यों हो, 50% कैंसर क्यों हो रहा है? सुट्टे की वजह से हो रहा है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क होगा तो ड्यू टू लिखा हुआ होगा, रिलेटिव रिस्क होगा तो टाइम लिखा होगा कि कितना गुना ज्यादा होगा। 2 गुना ज्यादा कैंसर होगा सुट्टे वालों में, और सुट्टे वालों में से 50% एक्सीडेंट क्यों हुआ है? सुट्टा पीने की वजह से हुआ है। आप भी देख सकते हो, 12 सुट्टे वालों में हुआ एक्सीडेंट, 6 नॉन सुट्टे वालों में। यानी कितना एक्स्ट्रा एक्सीडेंट स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा कैंसर स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। देखो, कैंसर 6 तो वैसे भी हो जाएंगे, नहीं फूको या फूको, फूकने से 12 हो रहे हैं, यानी 6 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। और ये 6 12 का कितना परसेंट है? 6 12 का 50% होगा। यानी सुट्टा फूकने वाले स्मोकर ग्रुप में 50% एक्सीडेंट किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू स्मोकिंग। कितना कैंसर हो रहा है? 50%। और जब हम इसका पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क निकालना चाहेंगे तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूटेबल रिस्क आएगा 33% आई थिंक, क्योंकि जब भी हाफ होता है तो पीएआर 33% होता है। एक बार मैं इसको आपके सामने पीएआर को भी कैलकुलेट करके देख लेता हूं, तो हम लोग को भी ये कैलकुलेशन से डर नहीं लगेगा अगर हम पीएआर भी कैलकुलेट कर लेंगे तो पीएआर कैसे निकलता था? फिर से याद करो, इंसिडेंस इन पॉपुलेशन माइनस इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस इन पॉपुलेशन। मैं बार बार फॉर्मूला लिख के इसलिए बना रहा हूं ताकि ये आपके माइंड में इंप्रिंट हो जाए। पॉपुलेशन माइनस नॉन एक्सपोज्ड बाय पॉपुलेशन इनटू 100। हमारी टोटल पॉपुलेशन थी 200 लोगों की, जिसमें से टोटल कैंसर हुआ था 12/6/18 को।
माइनस नॉन एक्सपोज कितने थे 100 में से कितनों को कैंसर हो गया था 6 को, डिवाइडेड बाई 18/200 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ये देखो कैसे आएगा, कितना आएगा। फिर से हम 100 और 200 में से कॉमन डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर हम लोग ले सकते हैं 200, ऊपर क्या लिखेंगे 18 माइनस 12 क्यों कर दिया, फिर से वही तरीका, 100 को 200 करना है तो 2 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी 2 से इंटू करेंगे, और ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाते ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा 200/18 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे PAR आ जाएगा। और सॉल्व करने के लिए आप समझ ही रहे हो कि हम लोग ये 200 को कट कर देंगे, 18 माइनस 12 6 आ गया, 6/18 इंटू 100, 6/18 इंटू 100 यानी 1/3 इंटू 100, 1/3 इंटू 100 यानी 33%। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर लोग सुट्टा पीना छोड़ दें तो पूरी जनता में कैंसर 33% कम हो जाएगा, डिक्रीज बाई 33%। अगर जनता सुट्टा पीना छोड़ दे तो कैंसर 33% कम हो जाएगा। ओके, तो आई होप RR, AR, PAR इन 2 एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी ना हुआ हो तो आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हो। अगर यही एक्सीडेंट 10 और 5 कराता मैं 60 और 20 की जगह, तो रिलेटिव रिस्क क्या हो जाता, 10/5 2 हो जाता रिलेटिव रिस्क। एट्रीब्यूटेबल रिस्क आ जाता 50%। देख सकते हो आप, 10 में से 5 एक्सीडेंट दारू की वजह से हुए हैं, 5 तो वैसे भी हो जाएंगे, तो 10 में से 5 यानी 50% एक्सीडेंट दारू की वजह से हुए। और PAR इसमें आता 10 और 5 है तो 33% आता, यानी अगर लोग दारू पीना छोड़ दे तो 33% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। ये इस जनता में, इस स्टडी में डेटा आएगा। ओके, तो ये तीनों कंसेप्ट हैं RR, AR, PAR का, आप याद रखेंगे आई होप। बट इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा कि जब भी कभी ऑड्स रेशियो या रिलेटिव रिस्क 1 से कम होता है तो इसको हम कहते हैं निगेटिव या प्रोटेक्टिव एसोसिएशन। निगेटिव या प्रोटेक्टिव एसोसिएशन कहते हैं। और इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी नीट एग्जाम में आ चुका है। उन्होंने सवाल दिया था कि हार्ट अटैक अमॉन्ग ग्रीन टी ड्रिंकर, जो हरी चाय पी रहे हैं उनमें कितना हार्ट अटैक आया, डिवाइडेड बाय हार्ट अटैक इन नॉन ग्रीन टी ड्रिंकर, जो हरी चाय नहीं पी रहे हैं उनमें कितना आया। तो मान लो आपने दोनों ग्रुप में 10-10 हजार लोगों को लिया। अब इस वाले में 85 लोगों को हार्ट अटैक आ गया, इस वाले में 100 लोगों को हार्ट अटैक आ गया, तो यानी ये रिलेटिव रिस्क कितना निकल के आ गया 0.85। और आप देख सकते हो 0.85 1 से कम है, तो 1 से कम होने का मतलब कि ज्यादा हरी हरी चाय पियोगे हार्ट अटैक से मरने का रिस्क कम है। चाय बढ़ी, रिस्क कम हो गया, है ना। निगेटिव है डायरेक्शन इनका, निगेटिव माइनस साइन से निगेटिव नहीं है, निगेटिव मतलब चाय बढ़ेगी हार्ट अटैक कम होगा। इनका डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए निगेटिव है, और प्रोटेक्टिव भी कह सकते हैं। अब अगर कभी ऑड्स रेशियो और रिलेटिव रिस्क 1 हो जाए तो 1 का मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होगा कोई एसोसिएशन नहीं है, नो एसोसिएशन। और इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, मान लो मैं बात करूं एक्सीडेंट इन स्मोकर, सुट्टा पीने वालों में कितने गाड़ी ठोक रहे हैं, बाय एक्सीडेंट इन नॉन स्मोकर। तो क्या लगता है आपको, क्या सुट्टा पीने से गाड़ी ठोकने का कोई रिलेशन है? क्या सुट्टा पीने से गाड़ी ज्यादा ठुकेगी? नहीं, अनलेस कि आप सिगरेट जलाते टाइम गाड़ी छोड़ दो तब ठुकेगी ना। तो ऐसे ही मैं क्लास में पढ़ा था, एक बच्चे ने बोला सर व्हाट अबाउट ज्वाइंट स्मोकिंग। ज्वाइंट तो आप जानते होंगे ना, जिसको ज्वाइंट फैमिली साथ में मिलकर फूकती है उसको ज्वाइंट कहते हैं। मैरिजुआना को टोबैको के साथ मिक्स करके फूकते हैं तो उसको ज्वाइंट कहते हैं। तो उसने पूछा कि ज्वाइंट फूकने से सर के एक्सीडेंट ज्यादा नहीं होंगे? मैंने बोला देख भाई, अगर तू ज्वाइंट फूक के गाड़ी चलाएगा
तो तू ऐसे 30 40 50 पे ही चलाएगा, सोचते हुए कि वाह क्या हरा हरा पेड़ पौधा है, आकाश कितना नीला है, हवा क्या मस्त चल रही है। उस केस में एक्सीडेंट तभी होगा जब कोई दारू पी के आए और तुझे ठोक दे ना। जब दोनों मिक्स कर लोगे दारू और ज्वाइंट, तब हो सकता है। इंडिविजुअली ज्वाइंट से कोई एक्सीडेंट का एसोसिएशन नहीं पाया गया। और स्मोकिंग तो कई बार लोग सिगरेट पीते हैं दारू गाड़ी चलाते हुए ताकि जगे रहें, है ना। तो इसमें जब 1 आ गया तो कोई एसोसिएशन नहीं है। और आप समझ ही गए होंगे अब तक कि कभी भी रिलेटिव रिस्क अगर 1 से ज्यादा आ जाता है, जैसे हमारे केस में 2 आ गया, तो 2 का मतलब पॉजिटिव एसोसिएशन है, ज्यादा दारू ज्यादा एक्सीडेंट, है ना। तो ये भी याद रखना कि रिलेटिव रिस्क अगर 2 से ज्यादा आ गया, 1 से ज्यादा आ गया, तो 1 को से ज्यादा को कहते हैं पॉजिटिव, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। पॉजिटिव और पॉजिटिव एसोसिएशन, पॉजिटिव और पॉजिटिव, उसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है। ओके, जैसे हमने क्या एग्जांपल लिया था, एक्सीडेंट इन अल्कोहलिक, दारुओं वालों में कितना एक्सीडेंट करवाया था, 60, और डिवाइडेड बाय एक्सीडेंट इन नॉन अल्कोहलिक लिया था। नॉन दारुओं में कितना एक्सीडेंट हो रहा था, नॉन दारुओं में एक्सीडेंट हो रहा था 20, तो 60/20 किया था, कितना आ गया था 3। तो 3 1 से ज्यादा है, यानी दारू की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ओके, अब 2 और एरिया हैं जिससे यहां से सवाल आते हैं। पहला तो यह सवाल आता है कि कोहॉर्ट स्टडी का दूसरा नाम क्या है और क्या क्या नाम हो सकते हैं। तो 8 और नाम हो सकते हैं। सुनने में लग रहा है टफ, अगर रटोगे तो टफ है, समझोगे तो बहुत आसान है। देखो यार, कोहॉर्ट में हम फ्यूचर की ओर जा रहे थे, इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव कह सकते हैं, फॉरवर्ड कह सकते हैं, फॉलो अप कह सकते हैं। और नई बॉयफ्रेंड नया गर्लफ्रेंड कब मिलेगा, फ्यूचर में या पास्ट में, फ्यूचर में, इसलिए इंसिडेंस स्टडी कहते हैं, क्योंकि नए केस फ्यूचर में मिलते हैं। इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप फ्यूचर में साथ साथ जा रहे हैं, वहां हम जाके देख रहे हैं कि किसमें ज्यादा बीमारी हो रही है, तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कोहॉर्ट का कंसेप्ट यही है कि कोहॉर्ट में हम कारण से परिणाम की ओर जाते हैं, और केस कंट्रोल में हम परिणाम से कारण की ओर आते हैं। यहां क्या जा रहे हैं, कारण से परिणाम, कॉज टू इफेक्ट, रिस्क फैक्टर टू डिजीज, एक्सपोजर टू आउटकम, है ना। खतरे की वजह से बीमारी, तो खतरा से स्टार्ट करेंगे, बीमारी की ओर जाएंगे, रिस्क फैक्टर टू डिजीज। तो ये कोहॉर्ट स्टडी के कुछ नाम है। मेनली आप लॉन्गिट्यूडनल मत भूलना, बार बार पूछते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इंसिडेंस स्टडी बार बार पूछते हैं। आई थिंक आप क्लियर समझ गए होंगे। चलो अब देखो, आओ इससे रिलेटेड इसमें गड़बड़ी क्या हो सकती है कोहॉर्ट स्टडी में, वो समझते हैं कि कोहॉर्ट स्टडी हमने कर तो दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी। केस कंट्रोल में प्रॉब्लम क्या थी कि जिनको बीमारी है वो तो याद रखते हैं, जो कंट्रोल है वो भूल जाते हैं, इसको रिकॉल बायस कहते हैं। यहां 2 प्रॉब्लम होगी, एट्रिशन और हॉथॉर्न बायस। इसको समझो। एट्रिशन बायस का सीधा मतलब है कि कुछ लोग स्टडी छोड़ के चले जाएंगे। अब अगर दोनों ग्रुप के लोग स्टडी छोड़ के चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ग्रुप छोड़ जाएगा, एक ग्रुप रह जाएगा, जिससे रिजल्ट और डेटा अनइक्वल आएगा। समझो कैसे। मान लो मैं एक स्टडी कर रहा हूं जिसमें 100 हैं सुटेरे, 100 हैं नॉन सुटेरे, 100 स्मोकर 100 नॉन स्मोकर, और मैं पता लगाना चाह रहा हूं कि फ्यूचर में किस में कफ ज्यादा होगा। कफ हल्का सा है, कैंसर नहीं। क्या कैंसर बोलता हूं, मैं खुद डर जाता हूं, कभी कभी मैं खुद स्मोक करता हूं, तो इसलिए कैंसर की नहीं, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी सिगरेट से कफ। ओके, तो 100 है सुटेरे 100 है नॉन सुटेरे, हम फ्यूचर में देखेंगे किसमें कफ ज्यादा है। अब देखो, जो स्मोकर्स हैं उनको पता है वो कुछ गलत कर रहे हैं, और मैं ये कर रहा हूं कोहॉर्ट स्टडी, तो मैं रोज रोज क्लास के बाहर खड़ा रहूंगा, और जब भी दोनों ग्रुप में से कोई भी निकल के आएगा तो मैं उससे एक ही सवाल पूछूंगा, आज खांसी हुई, आज खांसी हुई। मैं एक सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता लगाना है इंसिडेंस ऑफ कफ, न्यू केस ऑफ कफ, नए कितने खांसी हुई, इसलिए मैं रोज रोज पूछ रहा हूं आज खांसी हुई। तो जो लोग सुट्टा फूक रहे हैं उनको पता है वो कुछ गलत कर रहे हैं, और मैं उसी गलत काम में उंगली कर रहा हूं। तो 2 4 6 दिन 10 दिन 20 दिन तक तो वो जवाब देंगे, फिर वो कंफर्टेबल नहीं होंगे आंसर देने में। मैं बार बार पूछूंगा तो बोलेंगे हाँ मोटे हो रही है खांसी, थूकूं क्या तेरे मुंह पे, है ना। और वो स्टडी छोड़ के भाग जाएंगे। अगर उन्हें पता है कि लास्ट के क्लास में मैं खड़ा रहूंगा तो वो क्लास खत्म होने से पहले भाग लेंगे, क्योंकि गलत काम में मैं उंगली कर रहा हूं, तो एक ग्रुप छोड़ दिया।
और जो दूसरा ग्रुप है नॉन स्मोकर, ओ ले 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 ले, ये तो लास्ट तक आंसर देंगे। इनसे नहीं भी पूछ रहा हूं मैं, किसी सुट्टे वाले से पूछ रहा हूं तो ये बुला के आंसर देंगे, इधर आ मोटे, आज नहीं लेगा बलगम, ले ले, नहीं हो रही तो ले ले, है ना। तो एक ग्रुप जो सुट्टे वाला है वो छोड़ देगा, एक ग्रुप जो नॉन सुट्टे वाला है वो कंटिन्यू करेगा। तो इसके चलते हमारा डेटा अनइक्वल आएगा, इसी को कहते हैं एट्रिशन बायस। समझ गए। अगला बायस एक बड़ा ही कॉमन सा बायस है, हॉथॉर्न बायस। इसका दूसरा नाम है अटेंशन बायस। ये क्या है समझो। हॉथॉर्न इंग्लैंड में एक जगह का नाम था जहां जूते बनाने वाली एक फैक्ट्री थी। वहां पर एक सच्चे दिल का रिसर्चर कोई आपके जैसा पहुंच गया। उसने देखा कि बेचारे मजदूर गंदी लाइट नहीं है उस कंडीशन में काम कर रहे हैं और इसके चलते जूते भी कम बन रहे हैं। तो वो जाके मैनेजर से बोला कि अरे मैनेजर हुआ गधा है का रे तू, है ना, मजदूरों के लाइट दे, अगर तू ज्यादा लाइट देगा तो ज्यादा जूते बनाएंगे। तो मैनेजर टिपिकल मैनेजर था, वो बोला कि पहले प्रूफ करके दिखाओ कि ज्यादा लाइट देने से ज्यादा जूता बनेगा तो मैं दे दूंगा। तो रिसर्चर ने मजदूरों को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक ज्यादा लाइट में जूते बनाने वाला, एक कम लाइट में जूते बनाने वाला। और फिर 3 महीने बाद दोनों को कंपेयर किया। तो क्या उम्मीद करते हो कौन ज्यादा जूता बनाएगा? जिनको लाइट ज्यादा मिल रहा है वो ज्यादा जूता बनाएगा। बट पता है रिजल्ट क्या निकल के आया? दोनों ग्रुप ने सेम जूते बना दिए। क्यों? क्योंकि जिनको लाइट कम भी मिला था उनको भी पता था कि उनके ऊपर रिसर्च चल रही है, स्टडी हो रही है। तो कम लाइट में भी वो काम करते गए और कई सारे जूते बना दिए। अगर आपको पता चल जाए कि आप पे ध्यान रखा जा रहा है तो आपका बिहेवियर नेचुरल नहीं रहेगा। इसी को कहते हैं अटेंशन बायस। समझ गए। देखो एक सिंपल एग्जांपल समझो। मान लो आप किसी क्लास में हो या किसी मॉल में हो कहीं पर, और आपको सडनली लगा कि जिस लड़की को आप पसंद करते हो वो आपकी ओर ही देख रही है। आहा, सडनली आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, माचो फॉर्म में आ जाओगे एकदम से ना। पहले तो 1-2 बार बाल झटकोगे, है ना, फिर उसके बाद कपड़े वपड़े सही करके बात कर रहे होगे, नॉर्मल की जगह ऐसे ऐसे हाथ घुमा घुमा के बात करोगे बंदी की ओर देख देख के। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंदों का रिएक्शन चेंज होता है ना, बंदियों का भी चेंज होता है ना। वो जुल्फों से खेलती है अपने, हाँ, है ना, हंस के देखेंगी और फिर पलट जाएंगी, है ना, फिर बाल को बार बार सजाएंगी, चेंज करेंगी ताकि अटेंशन आपका उनकी ओर जाए। तो जब आपका अटेंशन जाएगा तो बिहेवियर अलग हो जाएगा। यही हॉथॉर्न बायस है, यही अटेंशन बायस है। और इसका एक और सिंपल एग्जांपल है। अभी कुछ टाइम पहले जब कोरोना का लॉकडाउन था, आप लोग घर पे थे, ओहो कितने शरीफ थे घर पे, ना सुट्टा, ना दारू, ना गाली, ना गलौज, कुछ नहीं, ओ ले 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 ले। और जैसे हॉस्टल कॉलेज वापस आए, तेरी माँ तेरी बहन, दे दारू दे सुट्टा, रियल निकल के आया। क्यों? क्योंकि घर पे आपको पता था आप अटेंशन में हो, वहां आप नेचुरल बिहेवियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां अगर बाबूजी के सामने सुट्टा जलाया तो सुट्टा गलत रास्ते से जा सकता था, है ना। तो हम पे जब भी ध्यान दिया जाता है, हमारा अटेंशन देने पर बिहेवियर बदल जाता है। यही हॉथॉर्न बायस है। कोहॉर्ट में हम 2 साल 10 साल तक फॉलो करते हैं तो लोग ये जान जाते हैं कि उनके ऊपर फॉलो अप स्टडी हो रहे हैं, इसलिए उनका बिहेवियर ही बदल जाता है, वो नेचुरल नहीं रहते हैं, इसलिए रिजल्ट गलत आ जाता है। ओके, तो आई होप कोहॉर्ट स्टडी, इसके 2 बायस आरआर, एआर, पीएआर तीनों क्लियर हुआ होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड 5 से 7 क्वेश्चन लेकर के हम लोग फिर इसी सेशन के बाद और डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अस्ता ला विस्ता, दस विदानिया, पाका पाका। थैंक यू सो मच।